हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि CSIR नेट एग्ज़ाम जो आपका 25 जून को होने वाला है इसके बारे में। और आज तारीख है 15 जून। अपने पास समय जो है वो है केवल 10 दिन का। ठीक है, 10 नहीं बोलूँगा मैं, इसको केवल 9 दिन ही मानूंगा मैं, क्योंकि एक दिन तो आपको रेस्ट के लिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर। वो 3 पॉइंट में लेकर आऊँगा, 3 पॉइंट है बिल्कुल बेसिक पॉइंट। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं बात करूंगा सब्जेक्ट पर बेस्ड। जो अपना केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से आप CSIR नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, और ये जून वाला है। जून वाला थोड़ा सा क्या होता है, पेपर टफ आता है एज कम्पेयर टू दिसंबर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, दिसंबर वाला एग्जाम कभी भी देख लेना आप, दिसंबर और जून वाले दो एग्जाम होते हैं ये। दिसंबर वाला जो एग्जाम होता है नेट का वो जनरली थोड़ा इजी आता है, और इसी वजह से दिसंबर वाले एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो जून वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, हल्की सी। तो एक ये मेरा मानना है, मैंने इसको मतलब एनालाइज किया था ऐसे, तो उस बेस पे मैंने आपको बताया ये। अब देखो, सबसे मेन चीज़ जो है वो आपको ध्यान क्या क्या रखना है आपको। सबसे मेन बात, जो लास्ट के 10 दिन है आपने मेहनत करी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मेहनत बहुत अच्छे से करी होगी इसमें, क्योंकि जब मैंने खुद ने नेट की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी। उसी बेस पर मैं आपको मैं सोच रहा हूँ कि आपने भी किस लेवल की मेहनत करी होगी इसमें। ठीक है, तो इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान रखना है आपकी हेल्थ का। ठीक है, आपकी हेल्थ बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। बाहर का आप कुछ भी ना खाएं, किसी भी तरीके का आप उसको अवॉइड करें, बाहर के खाने को, तला भुना जो भी है। ठीक है, जिससे आपकी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे। मौसम है गर्मी का, आप जहाँ पर अपने सेंटर पर जाओगे वहाँ पर मतलब पानी की बोतल आपके पास रहनी चाहिए, मतलब आप डिहाइड्रेट ना हो, उस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो हेल्थ का आप प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर नींद लें आप, है ना, क्योंकि नींद लोगे तभी आपका जो माइंड है वो प्रॉपर वर्क करेगा एग्जाम टाइम पर भी। और अभी आप जो पढ़ रहे हो, जो आप कंटेंट तैयार कर रहे हो, वैसे आपने मोस्टली कंटेंट तैयार कर लिया होगा आपने, वो सारी बातें। ठीक है, दूसरा, इसमें एक जो मेन खेल होता है वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल का। किसका होता है? कॉन्फिडेंस लेवल का। और वो कॉन्फिडेंस लेवल पता है कब आएगा? वो आता है मल्टीपल रिवीजन से। ध्यान रखना भाई साहब, कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्डअप होगा अभी इन 10 दिनों में, वो आपका होगा मल्टीपल रिवीजन से। आप कितना ज्यादा मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। अब यहाँ पर मल्टीपल रिवीजन वाली बात आती है, तो सिंपल सी एक बात आती है कि आप मल्टीपल रिवीजन किसका करोगे? जो आपने अब तक पढ़ लिया है ना भैया, उसी को पढ़ना है आपको, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। न्यू कंटेंट जो है, ये न्यू कंटेंट वाला वर्ड है ना, ये नया कंटेंट, ये तो भाई साहब आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, न्यू कंटेंट। क्योंकि ये वर्ड आ गया तो भैया इसको क्रॉस कर देना। नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, नया तो पढ़ना ही नहीं है। जो आपने अब तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, जो करना है उसी में से करना है। हाँ, कोई बेसिक सा टॉपिक हो, छोटा मोटा कोई टॉपिक हो, उसको आप सोचते हो कि नहीं यार, जैसे कोई प्रोटीन पर आ गया, ठीक है, कोई मतलब मेडिसिनल, मतलब दूसरी केमिस्ट्री जो होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस पर आ गया। तो अगर ऐसे कोई, अगर आपने कोई ड्रग्स वगैरह पढ़ रखे हैं, आपको उसके प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, उनको आप याद करके गए हो प्रोटीन मतलब प्रॉपरली, तो आप उनको एक बार देखें अच्छे से। तो कुछ टॉपिक होते हैं जैसे बायो इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स होते हैं, तो वो उनको आप प्रॉपरली देख सकते हो। छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, फोटो सिस्टम के बारे में देख सकते हो। या फिर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि कुछ मेटल्स की डिजीज हो गई, रोग हो गए, उनको आप प्रॉपरली देख सकते हो। ठीक है, तो वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन आप चाहो कि नहीं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे 6 महीने में नहीं पढ़ी, अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जनरल फिजिकल पढ़ लूंगा, या कोई टॉपिक आपने छोड़ के गए हो केमिकल काइनेटिक्स, उसको पढ़ूंगा, तो भैया ऐसे काम मत करना। दो बात मैंने आपको क्या बताई, एक तो जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ना है, नया कंटेंट कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उससे आपका क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे उससे। दूसरी बात, आपको हेल्थ का अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा जो एक और थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, नॉर्मल है, आप सब जानते हो कि सोशल मीडिया को एक बार अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास कितना बचा है, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन का मतलब 24 आवर्स के हिसाब से अपन फिर भी माने इसमें, वैसे तो पूरे मिलते नहीं है। 24 का मतलब अपने पास 240 घंटे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप इंस्टा फेसबुक अगर इन पे जाते हो, तो क्या होता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है यहाँ पर। यूट्यूब पर भी आप केवल वही कंटेंट देख लो जो जिसको आप पढ़ना चाहते हो। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसमें कोई छोटी सी पॉइंट है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, या आपको बार बार दिक्कत कर रहा है, तो यूट्यूब पे जाकर देख लो उसको। बाकी मैं तो ये चाहूंगा कि फोन को ही साइड कर दो आप एक बार। ठीक है, फोन को मत चलाओ, बिल्कुल फोन को दूर रख दो, सोशल मीडिया को तो बिल्कुल बंद कर दो 10 दिनों के लिए, तो क्योंकि आपने 6 महीने मेहनत करी है भाई साहब ये। ठीक है, तो 3 पॉइंट है ये, मल्टीपल रिविजन्स किसका, जो आपने पढ़ा है, दूसरा हेल्थ का ध्यान रखना, और तीसरा सोशल मीडिया को अवॉइड करना। ये सारी चीज बातों का ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट पर आता हूँ। सब्जेक्ट पर कैसे बात करता हूँ मैं, कि देखो आपने जो भी पढ़ा है, आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग दो बातें हो सकती हैं। दो बातें क्या हो सकती हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग? देखो, एक तो आपने पढ़ा हुआ है आपका कंटेंट, मतलब सिलेबस पढ़ा है आपने, ठीक है, हाँ जी, एक तो पढ़ा है आपने सिलेबस, और एक होते हैं PYQs के बारे में। ठीक है, दो बातें हैं यहाँ पर। जिस बंदे ने सिलेबस भी पढ़ लिया और जो PYQs हैं वो भी उसको ज्वाइन कर रखा है, और PYQs को सॉल्व कर रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज को भी मैं एक बार के लिए इंक्लूड कर देता हूँ। टेस्ट सीरीज, जिसने टेस्ट सीरीज और PYQs भी मतलब उसमें एनरोल्ड है,
और सिलेबस भी काफी पढ़ लिया। देखो 100% सिलेबस तो किसी का नहीं होता। जिसने नेट का 60% या 50% मतलब 50 से 70% के बीच में सिलेबस पढ़ा है, इसका मतलब मैं ये मानता हूँ उसने पूरा सिलेबस पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि पूरा 100% तो कोई कवर नहीं कर सकता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई पूरा पढ़ के जा रहा है इसका मतलब उसको डीप में नॉलेज नहीं होगी। ऐसे बहुत रेयर होते हैं जिसने कंटेंट भी बहुत सारा पढ़ लिया है और डीप में भी नॉलेज है, तो ध्यान रखना ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन जिसने सिलेबस कर लिया पूरा, पीवाईक्यूज भी कर लिए, तो भैया अब उसको जो ध्यान देना है, मतलब जो पीवाईक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज है, इन पर फोकस तो करे, लेकिन साथ में इसका मल्टीपल रिवीजन को ना छोड़े। सिलेबस जो है इसका जो मल्टीपल रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अगर गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये तो हो गए फर्स्ट टाइप के कैंडिडेट जिन्होंने क्या करा, सिलेबस भी पूरा पढ़ लिया, मतलब पूरा मतलब मैक्सिमम पढ़ लिया जो वो करना चाह रहे थे, और पीवाईक्यूज भी उन्होंने कर रखा है। दूसरे टाइप के कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन उन्होंने पीवाईक्यूज में अभी तक एनरोल नहीं किया, तो वो कैंडिडेट क्या करें? तो भैया जिन्होंने सिलेबस पढ़ा है, केवल कंटेंट पढ़ा है, थ्योरी पार्ट पढ़ा है, ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़े थोड़े बहुत उन्होंने देखे, सॉल्व किए, लेकिन पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज उन्होंने नहीं देखी या नहीं जाते, तो फिर क्या करना, वो टेस्ट सीरीज को तो भूल जाना। जो टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज, इस नाम को तो भूल जाओ कि अब वो स्टार्ट करेंगे। नहीं भैया, ये काम नहीं करना है आपको, अब कोई टेस्ट सीरीज नहीं करनी है। 10 दिनों, लास्ट के 10 दिनों में कभी भी आपको नया चीज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, बात रही पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज केवल कोई एक साल का देख लो, वो भी इजी वाला। ठीक है, 2022 का देख लो, 2023 वाला देख लो, जिन इनमें से कोई सा भी एक देख लो, उसको अंदाजा लगा लो कि आपने अगर नहीं देखे तो पैटर्न किस टाइप का आता है और क्वेश्चन किस टाइप के हैं, वो आप होपलेस ना हो। ये टाइम ऐसा है जिसमें आप होपलेस सब ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस टाइम अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखोगे, होपलेस नहीं होंगे, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपको क्या करना है, इस टेस्ट जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने सिलेबस पढ़ लिया, पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज एनरोल नहीं की, तो टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल नहीं करनी है, और पीवाईक्यूज केवल एक पेपर को देख लो, वो भी एनालिसिस करने के लिए कि किस तरीके से होता है, उसको ज़्यादा समय मत देना। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रिविजन में आप पूरा अपना एफर्ट्स लगा दो। मल्टीपल रिविजन जो हैं इसमें भैया जितना कुछ कर सकते हो, मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, इसमें लगा दो अपना पूरा एफर्ट्स। ये है आपकी मेन काम की चीज़। तो क्लियर है, तो यहाँ पर आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं हमेशा ध्यान रखता था कि नेट के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भरोसे तो नहीं जाता था मैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं पढ़ के जाता था प्रॉपरली, लेकिन इसके भरोसे नहीं जाता कि भैया अगर मैंने नेट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तो इसमें मेरे को सारी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर पार्ट सी की बात करूं मैं, तो पार्ट सी में क्या होता है, जनरली 4 स्टेप में रिएक्शन है। ठीक है, एक में जनरल रिएक्शन हो गई, एक में स्टीरियो लगा दी, एक में उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, और एक में उसने कोई दूसरा रिएजेंट ले लिया नया, या फिर कोई नेम रिएक्शन लगा दी। अब आपको किसी कोई भी एक स्टेप नहीं पता, तो आप पूरी रिएक्शन आपकी खराब हो गई, चाहे आपने 3 स्टेप में बहुत अच्छा किया हो, क्योंकि आंसर तो आपका निकला ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपन पूरा भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरोसा तभी करना जब आपने पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़ी हो, आपने जीओसी से लेकर आपने स्टीरियो, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अलावा जो डाइओल इपॉक्सी केमिस्ट्री होती है, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब पूरी सीरीज जो होती है इसको आप पूरा पढ़ के गए हो, तो ही आप इसमें प्रॉपरली हाथ डालना है इन 10 दिनों में। ठीक है, नहीं तो आप ऑर्गेनिक की जो बेसिक चीजें होती है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल स्टीरियो, वो पढ़ लेना, जनरल जो नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो थोड़े बहुत देख के चल जाना, और जीओसी देख के चल जाना, बाकी ज़्यादा आप इसमें डीप में मत जाना। और ऑर्गेनिक में, ये तो ऑर्गेनिक की बात हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरे अकॉर्डिंग तो ऑर्गेनिक जो है वो मतलब एक तरीके से एंड मोमेंट पर सही नहीं रहती है, जिसने पहले नहीं पढ़ी हो। अगर आपकी ऑर्गेनिक में हाथ बहुत अच्छा है तो आप फिर भी इसको देख सकते हो, लेकिन जो नए नए हैं तो वो भैया ऑर्गेनिक में हाथ मत डालना, ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से मत पढ़ना कि डीप में जा रहे हो आप। ठीक है, उतना ही टाइम अगर आप इनऑर्गेनिक और फिजिकल को दे दोगे, या कोई दूसरे टॉपिक को दे दोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखो अब बची बात इनऑर्गेनिक और फिजिकल की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को किसी भी कंडीशन में मत छोड़ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये मान के चलना कम से कम 50 मार्क्स की आती है नेट में 50 नंबर की क्या आती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को प्रॉपर पढ़ के जाना। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें छोटे मोटे और टॉपिक्स और हैं, पीरियोडिसिटी हुआ उसको पढ़ लेना, बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लेना, क्योंकि 2 सवाल भी अगर आ गए, एक सी पार्ट में आ गया और 2 बी पार्ट में आ गए, या एक बी पार्ट में आ गया, 2 सी पार्ट में आ गए, तो 8 से 10 नंबर अगर आपको बायो इनऑर्गेनिक देके जा रहा है, कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और आते हैं बायो इनऑर्गेनिक सवाल आते हैं खूब। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आप ये जो सारी चीज़ देख के चल जाना, जिसमें आपके क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा छोटे मोटे और जो है अपने, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल्स वगैरह भी आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, और बाकी आपका क्या इंटरेस्ट है वो देख लेना। रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं उनको जरूर देखना।
जिसमें मेनली मैं जो फोकस करता था वो क्वांटम मैकेनिक्स पे करता था। अब क्वांटम में अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से तो वो तो देखेगा देखेगा, लेकिन बायो वाले जनरली अगर उन्होंने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो वो जनरली अवॉइड भी कर देते हैं उसको क्वांटम को। तो भैया उनके लिए थर्मो है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है, उन पर फोकस करें, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स और ये जो हुई क्वांटम, इनको तो थोड़ा अच्छे से देख के जाना, क्योंकि कम से कम 18 से 20 नंबर की क्वांटम मैकेनिक्स अकेला आता है। तो देखो मैंने आपको कुछ एक टॉपिक गिनाए, 50 नंबर की मैंने आपको गिना दी कोऑर्डिनेशन, 10 नंबर की मैंने आपको गिना दी बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है, और 20 नंबर 18 से 20 नंबर मैंने क्वांटम, कितने हो गए 80 नंबर। और इसके अलावा भी तो पूरी ऑर्गेनिक बची हुई है, इनऑर्गेनिक की पीरियोडिसिटी बची हुई है, और टॉपिक बचे हुए हैं, फिजिकल के थर्मोकाइनेटिक्स, ये सब बचे हुए हैं। तो और जो दो दो नंबर के आते हैं विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, वो सारे बचे हुए हैं अभी, तो वो तो मैंने अभी हाथ ही नहीं लगाए। तो देखो मतलब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आप इस नेट के एग्जाम में आप कितना सेलेक्टिव हो सकते हो, ये ना ये वर्ड सेलेक्टिव होना, ये केवल इसी एग्जाम के लिए है। ये सेलेक्टिव, ये वर्ड जो है सेलेक्टिव होना, ये केवल नेट के एग्जाम के लिए ही है, और किसी एग्जाम के लिए नहीं इतना अच्छे से है जितना इसके लिए है। मतलब आपके पास कंटेंट तो इतना सारा है सिलेबस तो, लेकिन आप उसमें से कितना कितना आप मिनिमाइज करके कितना कम से कम आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो कि जो आपने जो भी पढ़ा उसमें से सवाल उठ के आ जाए भाई साहब। ऐसा पढ़ना है आपको, चाहे कम पढ़ लो लेकिन जो पढ़ा भाई साहब वहां से सवाल उठना ही चाहिए, वहां से एनी हाउ उठना चाहिए सवाल, वहां से सही होना चाहिए बिल्कुल वो सवाल, सही है, तब तो आप इसमें अच्छे से खेल जाओगे, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो मैं आपको यही बात पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि सेलेक्टिव बनो, और जो मल्टीपल रिवीजन है वो करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो टॉपिक ले लो जिनके वेटेज ज्यादा है, तो मैंने आपको अभी जो बताए हैं उनका वेटेज क्या है, बहुत ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ, ठीक है, उसका अगर कंटेंट ज्यादा तो वेटेज भी ज्यादा है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा है लेकिन उसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। क्वांटम मैकेनिक्स एक टॉपिक है लेकिन उसका 18 से 20 नंबर का वेटेज आता है, ठीक है। स्टैटिक्स कम से कम 2 सवाल लेकर आता है। तो इस तरीके से इनको पढ़ो ना यार, इलेक्ट्रो को पढ़ो, काइनेटिक्स है, थर्मो है, अगर इनमें आप किसी का इंटरेस्ट है तो वो भी पढ़े अच्छे से। लेकिन जो उन्होंने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है पिछले 5-6 महीने में, उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया। अब मल्टीपल रिविजन्स करोगे तो आपको क्वेश्चन की जो रीजनिंग है, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका, उस क्वेश्चन से खेलने का तरीका, वो आपको तभी आएगा जब मल्टीपल रिविजन्स होंगे या क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अब इन दिनों में जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है, जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है एंड मोमेंट पर, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है उसका, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। क्लियर है? तो वो PYQ जरूर देख सकता है, थोड़े बहुत देखे, वो भी ज्यादा ना देखे, बाकी मल्टीपल रिविजन पर फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा मेन बात और क्या है कि लास्ट मोमेंट पर और क्या करना है आपको, एक चीज और प्रिपेयर करनी है। जो लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बेस पर जाते हैं, मतलब मेनली उनको लगता है कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री है मेरा तो मेन, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बेस पर जाऊंगा, तो भैया वो एक काम और कर लें, एक पेज लें, एक पेज पर इन्हीं दिनों में करना है वो आपको, एक पेज पर जो भी जैसे जिसका जो भी टॉपिक है, जो मतलब जो पढ़ के गया, थर्मोकाइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, क्वांटम, जो भी है, स्टैटिक्स, ठीक है, तो इनमें जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को एक पेज पर लिख लें, केवल एक पेज पर, और उनको लास्ट के टाइम पर एक बार देख के चल जाए। ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको याद रहेगा, नो डाउट आपको सब कुछ याद आ जाएगा एग्जाम रूम में। देखो जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है ना, उसके दिमाग पे लोड ही रहता है, अरे यार मैं तो सब भूल रहा हूँ, अरे मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, अरे यार मैं क्या करूँगा, मेरे को तो सब भूल गया, मैं तो भूल गया सारा सब कुछ, कुछ नहीं बचा मेरे माइंड में अब। तो ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन ये उसी के साथ होता है जिसने तैयारी करी है। जिसने तैयारी नहीं करी ना, उसको लगता है भाई इस दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान तो मैं ही हूँ, सही है। लेकिन जिसने तैयारी करी है उसको लगता है कि नहीं यार मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, अरे मेरा तो ये भी छूट गया, मेरा तो ये भी छूट गया, मैंने इसका रिवीजन ही नहीं किया, मैंने तो PYQs भी नहीं करे, मैंने तो ये टॉपिक पूरा का पूरा छोड़ दिया, इसमें से मेरे को पढ़ना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से मस्त रहो, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वो पढ़ो, जो आपने अब तक पढ़ के आए हो उसी को पढ़ना, नया नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के तो मैं क्या कह रहा था अभी कि फिजिकल केमिस्ट्री कुछ फॉर्मुलाज हैं, उनको प्रॉपरली आप क्या करना, एक पेज पर लिख लेना, ताकि वो फॉर्मुलाज अब जब जाओ तो उस टाइम पर एक बार उनको रीड आउट कर लेना, हल्का सा लोड नहीं लेना, उनको देखते हुए चल जाना एक बार, ताकि आपको वो याद रहे फॉर्मुलाज, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बोलूँ आपको, आपको हमेशा जो अगर पेपर भी सॉल्व कर रहे हो, PYQs जो मैंने अभी बोला ना आपको, PYQs ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये अगर आप देख रहे हो तो भैया नेट के ही देखना, कहीं आप सोचो गेट के देख लूँ, टिफर के देख लूँ, बार्क के देख लूँ, या जैम के देख लूँ, दूसरे भैया ऐसे मत देखना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो टिफर का एग्जाम है, इसका लेवल अलग ही लेवल का आता है, उससे आप कंपेयर मत कर लेना इसको। नेट का जो लेवल है वो अलग है, गेट का अलग है भैया, तो ध्यान रखना जो नेट के क्वेश्चन हैं वही आपको सॉल्व करने हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना कि भैया मैं तो टिफर के क्वेश्चन सॉल्व कर जाता हूँ, इससे टफ तो क्या ही आएगा, भैया ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नेट के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नेट की PYQ सोल्व करने हैं आपको, अदर क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, क्योंकि वो करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आपने जो पोर्शन जितना ज़्यादा पढ़ा है, अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा है तो भैया उसका मल्टीपल रिवीजन ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेरी रहती है कि सर कौन सी केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़े, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल, तो भैया जिस पर आपने अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो आप करते आए हो, जो पिछले 4-5 महीनों में आपने सबसे ज़्यादा जिस पर फोकस किया है उसको पढ़ना,
क्लियर है? वेटेज का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ऑर्गेनिक जिसने पढ़ी है प्रॉपरली तो वो ऑर्गेनिक पर जाए, बाकी नया कैंडिडेट जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ऑर्गेनिक के बारे में वो ना जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक के सवाल तभी सोल्व होंगे, सी पार्ट वाले बात कर रहा हूं मैं, सी पार्ट वाले वो तभी सोल्व होंगे जब आपने पूरी ऑर्गेनिक को ढंग से पढ़ा है, मतलब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में इंटरलिंक है। ऐसे नहीं है कि अगर आपने पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अगर थर्मो छोड़ दी या केमिकल काइनेटिक्स छोड़ दी तो आपके इलेक्ट्रो के क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रो पढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वांटम में है, अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पढ़े तो पता चले कि उसमें किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की एक स्टेप में आ गया वो। आपने स्टीरियो नहीं पढ़ी तो एक स्टीरियो लग नहीं पाई आपके, आपने जीओसी छोड़ दी तो उसका एक स्टेप लग गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये थोड़ी सी धोखा दे देगी आपको एंड मोमेंट पर, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा भरोसा मत करना। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक का मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेशन पढ़ के ही जानी है, कोई भी हो भैया, सबको पढ़ के जानी है वो कोऑर्डिनेशन, 50 नंबर के आसपास वेटेज लेकर आती है वो। बायो ऑर्गेनिक भी पढ़ के जाना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है, आप पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। एफर्ट्स तो लगाओगे, सीधी सी बात है। अब तो आप दिन रात एक कर दोगे, लेकिन सोना भी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद तो लेना। ये हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, खाना पीना और हेल्थ ये भैया बहुत ज़रूरी है। अपने पानी का ध्यान रखना, गर्मी का मौसम है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। अब रही बात आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बताऊं, आपके 3 पार्ट आते हैं, ABC, A, B और C। सबसे पहले जिस पार्ट पर टूट के पढ़ना है ना आपको एग्जाम में, जैसे ही पेपर हाथ में आया, अब जिस पार्ट पर आपको जाके बिल्कुल आपको धावा बोलना है सबसे पहले, वो है सी पार्ट, मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि सी पार्ट जो है सीधी सी बात है 100 मार्क्स का आता है, ये 100 मार्क्स का, तो ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम जितना दे सको। तो भैया जो एग्जाम टाइम है उसका आधा समय तो इसको दे देना, कम से कम 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे तो इसको देना ही देना स्टार्टिंग में, सीधे सी पार्ट को देना, क्योंकि 100 मार्क्स का आता है, 25 सवाल सोल्व करने होते हैं, 4 नंबर का एक सवाल है, और प्रॉपर देना अच्छे से। 25 सवालों को आप कितने 25 क्वेश्चन को आप कितना दे रहे हो भैया? 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट दे रहे हो, तो आप लगा लो 2500 के 100, लगभग आप 3.5 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो, एवरेज बात बता रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा भी ले सकता है, कोई कम भी ले सकता है, सही है। तो आप यहाँ पर प्रॉपरली सोल्व करना, जितने सवाल सोल्व हो, ऐसा नहीं 25 में कि 25 पे ध्यान कर दिया आपने और 2 घंटे लगा दिए, पूरे 3 घंटे इसको दे दिए, नहीं, 20 सवाल सोल्व हो, 15 सवाल हो, लेकिन सी पार्ट पे फोकस करना है आपको, क्योंकि ये है असली काम। यहाँ पर अगर आपने 20 सवाल भी प्रॉपर सोल्व कर लिए अच्छे से, 20 सवाल भी, ठीक है। देखो नेगेटिव का ध्यान रखना, आपको चाहे 25 में से आपने 18 ही सोल्व करे हो और 18 पे आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भैया 18 तो सही होंगे मेरे, तो भैया 18 से 1900 मत करना सोल्व, 18 ही कर देना, बहुत है। 18 चौक कितने होते हैं भैया? 72, ये लो, बाकी काम आपका बी पार्ट और सी पार्ट कर देगा, आराम से कर देगा, ठीक है। 70 नंबर का होता है बी पार्ट, आराम से सोल्व कर देगा वो, इतने नंबर लिया होगा आप, 30-35 नंबर, और ए पार्ट में भी 2-4 क्वेश्चन सोल्व करके 110-15 या 120 नंबर तक आपका काम हो जाएगा, और आपकी JRF हो जाएगी आराम से, ठीक है, नेट तो इजीली हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा इधर का। एग्जाम जून वाला है तो पेपर हल्का सा टफ आ सकता है दिसंबर वाले से, जैसा मैंने पहले एनालिसिस किया है, क्योंकि मैंने आपको पता है मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरा एनालिसिस करके ही बोलता हूं। तो जून और दिसंबर में कंपेयर करते हैं तो जून वाली कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, जून वाली कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, दिसंबर वाली कट ऑफ ज़्यादा जाती है। क्यों? दिसंबर वाला पेपर ईजी आता है, तो पेपर ईजी आता है तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्लियर है, ये होता है सीधा सा। तो सी पार्ट पे पहले आपको सबसे पहले टूट के पढ़ना है एग्जाम में, उसके बाद बी पर आ जाना, क्योंकि आप केमिस्ट्री का सोल्व करके आए तो केमिस्ट्री में होगे, उसके बाद ए पार्ट को देख लेना, थोड़ा बहुत समय मिले तो आपको अच्छे से, ठीक है, तो आराम से सोल्व हो जाएगा आपका ये। तो ये थोड़ा आपको मेन करना है। तो असली जो फोकस है वो किस पर करना है? मेनली आपको सी पार्ट पर, सी के बाद बी पर आना। सी पार्ट को ऐसे करना, समय लेना भैया, हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर समय लेना। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लग रहा है ना आपने कोई क्वेश्चन जल्दी कर दिया तो और कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो टाइम ले लेना भाई, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सही सोल्व कर दिए तो आपके नेट बहुत आसानी से निकल जाएगी। आपकी नेट तो यूं ही पता चले नेट इसी पार्ट नहीं निकाल दी आपका, 25 में से 22 क्वेश्चन सोल्व करे, 22 के 22 ही निकल गए। अगर गलत भी होंगे आपके तो बाकी कंपनसेट कौन कर देगा? बी पार्ट कर देगा। बी पार्ट बोल रहा है मैं बैठा हूँ भाई अभी, सी पार्ट तो सी पार्ट को देख आराम से उसको कर दे, सी पार्ट मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, और इसको सोल्व करके आ जाए एक बार, फिर मैं देखता हूँ सारी चीज़ें। और सी पार्ट में जैसे ही अगर आपने 20 क्वेश्चन से ऊपर सोल्व करे, अरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता नहीं देखना कहाँ होगा, 7वें आसमान पे होगा। उसके बाद फिर आप बी पार्ट को सोल्व करना अच्छे से, क्लियर है? हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया। नेट अगर PYQs देख रहे हो तो नेट की देखने हैं आपको, पुराना अगर पढ़ रहे हो तो वही पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज अगर किसी ने ज्वाइन कर रखी है तो ठीक है, नहीं की तो अब दोबारा ज्वाइन नहीं करनी है। PYQs देखने हैं, रिसेंट केवल एक ही देखना है ताकि पैटर्न आप देख सको, क्लियर है? हाँ जी, और जो पोर्शन आपने ज़्यादा पढ़ा है उसी को देखना है मेनली, अलग से कुछ भी नहीं देखना। लास्ट मोमेंट पर फिजिकल केमिस्ट्री के जो कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको जरूर देख जाना ताकि वो आपके काम में आए वो एंड मोमेंट पर, ठीक है? तो मेरे हिसाब से और तो कोई समस्या नहीं है इसमें। और अदर एग्जाम के क्वेश्चन मत देखना भैया, जो टिफर वगैरह के गेट के ये एग्जाम मत देखना, वो क्वेश्चन मत देखना। मेनली आप हो सके तो नेट के ही देखना आप, और अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें और कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो एक बार मेरे को बता देना कि सर एक बार हमें ये और बता दो। बाकी मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों कवर कर लिया। बची स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो एनएमआर वगैरह आप देख के चल जाना, वो तो आप कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनएमआर में जनरली आपसे पीक के बारे में पूछ सकते हैं, केमिकल शिफ्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कोई कंपाउंड आपको दे दिया उसके डेटा दे सब पूछ सकते हैं, डेटा आपको दे दिया और स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं आपसे, तो वो काम आप कर लोगे इजीली। उसको बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर इलूसिडेशन वाला क्वेश्चन, तो वो आप कर लोगे, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी आपकी। लेकिन मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि लास्ट के 10 दिन में क्या करना है, नया नहीं पढ़ना, फॉर्मुलेस जरूर देख लेना, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे अच्छे से फोकस करना, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, फिजिकल में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक में जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वही फोकस करें, नहीं तो ज़्यादा उस पर फोकस ना करें, जीओसी वगैरह देख जाए, और स्टेटिस्टिकल स्टीरियो देखा, डायनामिक स्टीरियो को देखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके अलावा बी पार्ट में तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसमें तो ऑर्गेनिक वाले भी बहुत इजीली सॉल्व कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक के सवाल आएंगे तो वो एक एक सिंगल स्टेप के आएंगे, ठीक है, तो कर लोगे बहुत इजीली वो। और ग्रुप थ्योरी और देख जाना, थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी, पॉइंट ग्रुप अगर आते हैं, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पूछेगा, और जो कैरेक्टर टेबल है, कैरेक्टर टेबल के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन करा लेगा, मतलब जो अपने आता है ना इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वगैरह पूछ लेगा, तो निकलवा लेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ निकलवा लेगा कि कितने इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। बाकी हेल्थ का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस लेवल अपना प्रॉपर रखना, ज़्यादा किसी से बात मत करना, सोशल मीडिया को मत चलाना, और हेल्थ सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपका काम हो गया यहाँ पर, इन चीज़ों को देखो, प्रॉपर सॉल्व करो, ठीक है। 10 दिन में आप खुद को दो प्रॉपर एक बार, और 8-9 दिन ही देना, लास्ट का दिन प्रॉपर रेस्ट करना है, 6 से 8 घंटे की नींद लेना। क्लियर है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।